अरे अरे माँ, जरा संभल कर। क्या हुआ आपको? चक्कर आ रहा था? अरे ये क्या, आपका चेहरा इतना लाल क्यों लग रहा है और आपका शरीर भी तप रहा है। कहाँ थी आप? पूरे घर में आपको मैंने ढूंढ लिया पर मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैंने सोचा बाबूजी के कमरे में होंगी, पर बाबूजी तो सो रहे हैं। इतनी गर्मी में आप ऊपर से क्यों आ रही हैं? हे भगवान, आपके पैरों में तो छाले पड़ गए हैं। इधर आकर बैठिए, मैं आपके पैरों के लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। अपनी माँ मीना जी को बैठाते हुए मानो बोला। मीना जी छत की तरफ इशारा करते हुए बोली, बेटा वो गेहूँ सुखाने डाला था। मानो रसोई में पानी लाने गया, तभी कमरे से उनकी बहू साक्षी आई और बोली, ये देखो 2 घंटे छत पर बैठी नहीं कि गर्मी लगने लगी और आ गई नीचे। मैंने आपसे क्या कहा था, जब तक गेहूँ पूरी तरह सूख न जाए मुझे आप नीचे मत दिखना। फिर क्यों आई नीचे? मानो ठंडा पानी नीचे रखा है और साक्षी को जोरदार तमाचा मारा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? और तुमने इन्हें गेहूँ सुखाने के लिए छत पर भेजा और खुद यहाँ कमरे में कूलर की हवा खा रही हो? और तुम औरत हो या जल्लाद? ये कूलर क्या तुम्हारे बाप ने भेजी थी? भूलो मत, इस घर की एक एक चीज पर मेरे माँ बाप का अधिकार है। साक्षी बोली, आप कब आए? आप तो हमेशा देरी से आते हैं। ए जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने माँ जी को नहीं भेजा था। वो तो उन्होंने ही कहा था कि गेहूं को धोकर सुखा देते हैं। क्यों माँ जी, आप कुछ कहती क्यों नहीं हैं? मीना जी चुपचाप बहू को देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि जब उन्होंने बहू से कहा था कि ये गेहूं धुला हुआ है, तो साक्षी ने कहा, नहीं, दोबारा से धोकर इसे सुखाना है, वरना आपको खाने की रोटी नहीं मिलेगी। खाती रहना दोनों टाइम भात दाल। मीना जी चुप हो गईं, कहीं उनके कुछ कहने से बेटे बहू का झगड़ा न बढ़ जाए। मीना जी बोली, छोड़ बेटा, दफ्तर से आने के बाद नाराज नहीं हुआ करते। जो भी नाराजगी हो उसे चौखट के बाहर ही छोड़ कर आना चाहिए। मानो साक्षी से बोला, सीखो मेरी माँ से, तुम्हारी गलतियों पर भी पर्दा डाल रही हैं। और एक तुम हो कि इन्हें इंसान भी नहीं समझती। अरे जितना तुम लड़कियां अपने माँ बाप को मान सम्मान और प्यार देती हो, सास ससुर को वही देने में क्या तुम्हें पैसे लगते हैं? साक्षी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। मानो ने माँ के पैरों को ठंडे पानी में रखा और बोला, माँ, गलत बात को सहना भी गलती होती है। आपसे कितनी बार कहा है, जो काम आपको पसंद नहीं वो मत किया करो। आप जानती हैं बाबूजी को अगर ये बात पता चली तो वो कितना नाराज होकर गांव जाने की जिद करेंगे। आप लोग गांव में रहेंगे तो मुझे भी परेशानी होगी। बार बार मैं वहां आना जाना नहीं कर सकता, ना ही आपकी देखभाल कर पाऊंगा। जानता हूँ साक्षी का व्यवहार अच्छा नहीं है, पर माँ, ये घर, यहाँ की हर चीज़ पर जितना आपकी बहू का उतना ही आपका अधिकार है। बेफिक्र होकर रहिए। बहू के आने से माँ के लिए बेटे का प्यार और घर में उसका सम्मान खत्म नहीं हो जाता। आप आराम कीजिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। कमरे में साक्षी मुंह फुलाकर बैठी थी। मानो बोला, मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर किया। साक्षी बोली, हाँ हाँ, अपनी उस नकली माँ की आपको बहुत चिंता है, पर असली पत्नी की नहीं। तभी तो उनके सामने आपने मेरा अपमान किया। मानो बोला, बोलने से पहले एक बार नहीं सोचती हो? क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? और क्या बोल रही हो? सोचो, अगर तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा भाई या उसकी पत्नी ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? साक्षी बोली, आप भी भूल रहे हैं कि ये आपकी सगी माँ नहीं है। मानो हैरान होकर साक्षी को देखने लगा। साक्षी बोली, मुझे सारी सच्चाई पता है। जिसे आप माँ माँ कहते थकते नहीं हैं, उन्होंने ही 6 महीने पहले अस्पताल में मुझे सब कुछ बताया था, जब आपका पैर टूटा था।
मानो बोला, अरे पगली, माँ तो माँ होती है, चाहे वो सगी हो या पालने वाली। मैं कैसे भूल सकता हूँ वो दिन। शायद तुम भूल रही हो तो तुम्हें भी मैं याद दिला दूँ। आज अगर मैं तुम्हारे सामने जीता जागता खड़ा हूँ तो अपनी इसी माँ बाबूजी की बदौलत। मानो पुरानी यादों में खो गया जब वो अपने माता पिता के साथ एक बस से तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। बस ड्राइवर की गलती की वजह से बस पुल से नीचे गिर गई थी। कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें से मानो के सगे माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी। वहीं मीना जी और उनके पति सूरज बाबू घायल बैठे थे। उन्होंने उस वक्त मानो को कलेजे से लगाया था। सफ़र में मानो के माता पिता से मीना जी और सूरज बाबू की जान पहचान हुई और बातों बातों में उन्होंने अपने घर और अपने रिश्तेदारों के बारे में उन्हें बताया था और कहा था कि जब भी आप हरिद्वार आएं तो हमसे ज़रूर मिलिएगा। ये कहकर उन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया था। सूरज बाबू ने तुरंत फ़ोन लगाकर घटना की जानकारी उनके घर वालों को दी, पर पैसे के लोभ में रिश्तेदारों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। जब मानो के बारे में मीना जी ने उसकी चाची को बताया तो उसकी चाची बोली, अब तो उसके माँ बाप हैं नहीं तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। बेहतर होगा आप उसे किसी अनाथालय में छोड़ दो। ये सुनकर मीना जी का कलेजा मुंह को आ गया था, क्योंकि वो अब तक ईश्वर से औलाद के लिए झोली फैला रही थी। सूरज बाबू बोले, मीना, हो सकता है भगवान ने तुम्हें इसी रूप में औलाद देने की सोची होगी। ऐसे रिश्तेदारों के पास इस बच्चे को दोगी जो माँ बाप के गुजरते ही इसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तुम अपनी ममता की छाया इस पर डाल दो तो इसका जीवन संवर जाएगा। वो दिन और आज का दिन मानो ने कभी अपने माता पिता के बारे में उन लोगों से पूछा नहीं, जबकि उन्होंने वक्त रहते मानो को सारी सच्चाई बता दी थी। समय गुजरता गया, अब तो माना भी उनके लिए उनकी पूरी दुनिया था। मीना जी ने करीब 2 साल बाद एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। मानो उसे जी जान से प्यार करता था, पर मीना जी अपनी बेटी मोनिका से ज़्यादा मानो से प्यार करती थी। जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े हुए, उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा होता गया। मोनिका को जब उसके और मानो के रिश्ते के बारे में पता चला तो उसके मन में मानो के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ गया, क्योंकि वो जानती थी कि एक सगा बेटा जितनी उनकी खुशियों की चिंता करता, मानो उससे ज़्यादा अपने परिवार के लिए सोचता और करता है। धीरे धीरे मानो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सबने शादी के लिए जोर ज़बरदस्ती की, पर मानो ने कहा, जब तक मैं अपने बड़े भाई होने की जिम्मेदारी पूरी ना कर लूँ, मैं अपनी खुशियों के बारे में सोच भी नहीं सकता। मानो ने अपने ही कंपनी में अपने एक जूनियर किशोर नामक लड़के से मोनिका की शादी करवाई। किशोर और उसका परिवार बहुत सभ्य थे। मोनिका अपने परिवार में बहुत खुश थी। उसके ससुराल वाले भी मानो की बहुत इज्जत करते थे। समय बीता। 1 साल बाद मीना जी ने कहा, बेटा, अब तो तू बड़ा भाई होने की जिम्मेदारी भी पूरी कर ली, अब तो मेरे लिए बहू ला दे। मानो ने सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दिया। पड़ोस में ही सुजाता जी रहती थी, जिनकी नज़र शुरू से हट्टे कट्टे सजीले मानो पर थी, क्योंकि वो सब सच्चाई जानती थी। उन्होंने सीधी सादी मीना जी को अपने झांसे में लिया और अपनी बेटी साक्षी का रिश्ता मानो से कर दिया। कुछ वक्त बाद शहर के कुछ दूरी पर मानो का दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र हो गया। सब जानते थे मानो माता पिता से अलग होकर नहीं रहेगा, पर आने जाने में मानो को बहुत तकलीफ हो रही थी। ये देखकर माता पिता ने कहा, थोड़ी ही दूरी पर तो हो, हफ्ते में 1-2 दिन आ जाया करना। तुम अपने लिए वहीं एक छोटा सा मकान ले लो। आखिर कब तक सिर्फ हमारी खुशियों के बारे में ही सोचते रहोगे। माँ ने भी मानो को समझाया तो मानो ने एक घर ले लिया, जिसमें पिता ने पूरा सहयोग दिया। आखिर उनका सब कुछ मानो का ही तो था।
कंपनी में काम ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण करीब 1 महीने से मानो माता पिता से मिलने नहीं आ सका था। इधर सूरज बाबू की तबीयत बिगड़ गई थी, तो वो बार बार मानो को आने के लिए कह रहे थे। जब भी मानो वहाँ जाने की सोचता तो साक्षी कहती, क्यों अपनी छुट्टी बर्बाद कर रहे हैं, बची रहेगी तो आप उसे बेच भी सकते हैं। लोग 6-6 महीने अपने घर जाते हैं, आपको तो 1 ही महीना हुआ है, और फिर बाबूजी तो बस बुखार ही तो आया है, इतना क्यों घबराते हैं। मानो बोला, मैं भी छुट्टियां बचाने की सोच रहा था, पर बाबूजी को शायद मेरी ज़रूरत होगी। साक्षी बोली, मैंने माँ जी से बात की थी, बस बुखार ही तो है, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर अगले महीने दिवाली आ रही है, तो इकट्ठे दिवाली पर चलेंगे। बार बार आने जाने में या तो किराया या फिर गाड़ी का पेट्रोल लगता है, इतना पैसा खर्च करने में कोई समझदारी नहीं है। एक रोज़ मीना जी का फ़ोन आया। उन्होंने पहली बार मानो को डांटी और बोली, तेरे बाबूजी की इतनी तबीयत खराब है और तुझे वक्त नहीं कि तू आकर देख ले। वो बहुत नाराज़ हैं, कह रहे थे आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। उसी दिन ऑफिस जाते समय मानो की गाड़ी का एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर टूट गया। फिर उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। फ़ोन पर सबसे आखिरी नंबर मीना जी का था, तो देखने वालों ने सबसे पहले मीना जी को खबर दी। घंटे 2 घंटे भर में मीना जी सूरज बाबू अस्पताल पहुंच गए। जब मानो की आंख खुली तो पिता सामने थे। बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर परंतु बहुत दृढ़ लग रहे थे। मानो के सर पर हाथ फेरते हुए बेटे को सांत्वना देकर बोले, चिंता की कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं हूँ ना। तुम्हारे पास किसी भी परेशानी को तुम तक आने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। वहीं खड़ी साक्षी रोए जा रही थी। मीना जी बोली, बहू रोती क्यों है, हम हैं ना, हमारे रहते हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और देखना, उसे घर ले जाऊंगी और महीने भर में फिर वैसा ही हट्टा कट्टा और चलता फिरता बना दूंगी। अस्पताल में सुजाता जी भी आई थी। उन्होंने धीरे से साक्षी के कान में कहा, अब क्या ये लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे? कितनी मुश्किल से इनसे पीछा छूटा था। साक्षी बोली, माँ, अभी मानो की देखभाल करने के लिए हमें किसी नर्स को रखना पड़ेगा या फिर मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तो है माँ और बाबूजी रहेंगे तो वो भी खर्चा बच जाएगा। आप जानती हैं ये अपने माँ बाप के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। वो तो ट्रांसफ़र के कारण कुछ दूरी बन गई, वरना इनकी जान तो उनमें ही अटकी हुई रहती है। कुछ रोज़ बाद मानो को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मीना जी जान लगाकर बेटे की देखभाल कर रही थी। पिता उसे फल काट कर खिला रहे थे। मानो की आंख में आंसू आ गया और वो बोला, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब आपकी तबीयत खराब थी तो मैं आपके पास ना आ सका, शायद मैं स्वार्थी हो गया था। पिता ने बेटे के मुंह पर उंगली रखा और बोले, बिल्कुल चुप, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर तुम स्वार्थी हुए भी तो उस गलती से तुमने सीखा भी है। अब तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ ताकि हम भी वापस घर जा सकें। मानो बोला, माँ देखो ना, बाबूजी क्या कह रहे हैं, या तो आप लोग मेरे साथ रहोगे या फिर मैं ये नौकरी छोड़कर आप लोगों के साथ रहूँगा। माँ, आप क्या चाहती हैं कि मुझे दोबारा चोट लगे? मीना जी बोली, चोट लगे तुम्हारे दुश्मन को। सुनो जी, अब मैं अपने बेटे से दूर नहीं रहूँगी, और खुशियाँ तो वही होती हैं जहाँ अपने होते हैं। सही तो कह रहा है, हम सब एक साथ रहेंगे, और जब इसके दफ्तर में या बच्चों के स्कूल में छुट्टी होगी तो हम लोग उस घर जाएंगे, फिर तो ठीक है। मानो खुश हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। सुजाता जी का आना जाना लगा रहता था। वो साक्षी के कान भरती रहती थी और अपने घर के लिए भी अनाज पानी बेटी के घर से ले जाती थी। धीरे धीरे साक्षी और मीना जी के रिश्ते में खटास आने लगी। अब घर के काम भी साक्षी मीना जी से करवाने लगी।
जब भी गांव से अनाज आता, सुजाता जी हाजिर हो जाती और मीना जी की वजह से अगर कभी वे ज़्यादा कुछ नहीं ले जा पाती तो साक्षी उनसे गेहूं धुलवाती और धूप में सुखवाती थी। तभी उधर से मीना जी की आवाज़ आई, मेरे बच्चे, अब मैं ठीक हूँ। अचानक मानो अपनी पुरानी यादों से लौटा और बोला, माँ दिखाओ, मुझे पैर ठीक हो गया है। मीना जी बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और एक बात कहूँ, हमारे आ जाने से बहू की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। वो बेचारी परेशान हो जाती है, तो तुम अगर मेरी वजह से बहू से लड़ोगे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। बेटा जिद्दी हो सकता है तो क्या माँ बाप जिद्दी नहीं हो सकते? क्यों बहू, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तभी उधर से सुजाता जी आईं और बोली, दामाद जी, मीना बहन सही तो कह रही हैं। आखिर बेटे के घर में कितने दिन बोझ बनकर रहेंगी? अपने घर की देखभाल भी तो इन्हें करनी है, और आपको पाल पोसकर जितना खर्चा उन्होंने किया उससे ज़्यादा पैसा तो वसूल भी किया है। अपनी सास की बात सुनकर मानो को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, इनका तो मुझ पर एहसान है, आपका क्या है जो आप आए दिन हमारे घर पर चली आती हैं? अगर आप मेरी पत्नी की माँ नहीं होती तब मैं आपको अच्छे से जवाब देता। आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि दूसरों के घर के मामले में दखलंदाजी नहीं करते हैं। सुजाता जी बेटी से बोली, सुन रही है साक्षी, दामाद जी मुझसे कैसी बात कर रहे हैं? मानो बोला, सुनो साक्षी, अगर तुम्हें मेरे माता पिता के रहने से कोई तकलीफ है तो तुम भी अपना सामान उठाओ और अपनी माँ के साथ चली जाओ। जितना तुम मायके नहीं जाती हो उससे ज़्यादा तो तुम्हारी माँ यहाँ आती है। ये मत समझना कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे सब खबर है। याद रखिए सासू माँ, ये मेरा और मेरे माता पिता का घर, तो बीच में मैं दूसरों की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। साक्षी की माँ बोली, हमने भी बेटी कोई खैरात में नहीं दी है। मानो बोले, तो ले जाइए ना, जितना खर्चा किया उससे ज़्यादा दे चुका हूँ। मीना जी बोली, बेटा ये क्या कह रहे हो? अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं, सास माँ के समान होती है। मानो बोले, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, और मैं अपनी पत्नी से जब बात करूं तो बीच में कोई और ना बोले। साक्षी, तुम मेरे साथ इस घर में रहना चाहती हो कि नहीं? मैंने विवाह की पहली रात ही तुम्हें कह दिया था कि मेरी खुशियाँ मेरे परिवार और अपनों से हैं। तुमने मुझे बहुत भटकाने की कोशिश की, वो तो अच्छा है उस ईश्वर का जिन्होंने मुझे चोट देकर मेरी गलती का एहसास करवाया। अब तुम्हारा इस घर में समय समाप्त होता है। मानो ने साक्षी का सामान एक बैग में डाला और अपनी सास के हाथों में देते हुए बोले, बेटी को भी ले जाइए। हाँ, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठा लूँगा, पर अब आप इसे लेकर ही जाइए। सुजाता जी बोली, अरे ऐसे कैसे ले जाऊँगी? कितनी मुश्किलों से इसकी शादी हुई थी, अब फिर से मैं इसका बोझ नहीं उठाऊँगी। वो तो अनाज पानी यहाँ से मिल जाता था तो हमारा फ़ायदा होता था, अब इसे ले जाकर क्या मैं अपने खर्चे बढ़ाऊँगी? इतना कहकर वो साक्षी का बैग वहीं नीचे पटक कर चलती बनी। अपनी माँ की बातें सुनकर साक्षी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ जिस माँ ने आज तक उसे अपने परिवार के खिलाफ किया वहीं उसके साथ खड़ी नहीं है। उसने मीना जी का पैर पकड़ लिया और कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी माँ के बहकावे में मैं आ गई, वरना आपके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। मैं ऐसा क्या करूं जो आप मुझे माफ़ कर देंगी? मानो कहिए ना माँ जी से मुझे माफ़ कर दें। मीना जी ने साक्षी को पकड़कर उठाया और बोली, बहू, सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मेरे लिए जैसा मेरा मानो वैसी ही तुम हो। मीना जी ने साक्षी को इतना प्यार दिया कि उसे एहसास हुआ कि आज तक वो अपनी माँ के कहने पर किस प्यार से वंचित हो रही थी। सुजाता जी ने फिर दोबारा
उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की, पर साक्षी ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि आप लड़की की मां हैं, दूरी बनाए रखिए, इसी में आपकी बेटी की भलाई है। साक्षी आप सबका ध्यान रखती थी और सास ससुर भी उस पर अपना प्यार लुटाते थे। बच्चों के साथ मीना जी और सूरज बाबू खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, जहाँ प्यार होता है वहाँ अनचाहे रिश्ते भी एक मजबूत बंधन में बंध जाते हैं। रिश्तों में मान सम्मान और प्यार यही तो ढूंढा जाता है, तो क्या इतना भी हम अपने बड़ों को नहीं दे सकते? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट द्वारा साझा करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।